नमस्कार मित्रों, मैं अनुज कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदी की उपभाषाएं, उसकी बोलियां और उसके क्षेत्र के बारे में। इसके अलावा बोलियों से जुड़ी हम आपको ज़रूरी बात बताएंगे। मित्रों, तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। एक उपभाषा में अनेक बोलियां होती हैं। आइए हम देखते हैं 5 कौन कौन सी उपभाषाएं हैं और वो उपभाषा किस अपभ्रंश से निकली है, उस उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं और कहाँ कहाँ बोली जाती है। आइए चलते शुरू करते हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। ये 5 उपभाषा कौन कौन सी है? सबसे पहले है पश्चिमी हिंदी। इसका जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश। पश्चिमी हिंदी का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं। 5 बोलियां। ये 5 बोलियां कौन कौन है ये हम आपको बताएंगे। पहले 5 उपभाषाएं और किस अपभ्रंश से निकली है। चलिए, उसके बाद है पूर्वी हिंदी। इसका जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं। ये 3 बोलियां कौन कौन है ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब आते हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है। मागधी अपभ्रंश। इसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं। अब आते हैं राजस्थानी हिंदी। इसका जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हालांकि पश्चिमी हिंदी का जन्म भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, तो राजस्थानी हिंदी का जन्म भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 4 बोलियां हैं। उसके बाद आते हैं पहाड़ी हिंदी। इसका जन्म खास अपभ्रंश से हुआ है। खास अपभ्रंश। इसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं। तो मित्रों, ये हिंदी की 5 उपभाषाएं और कौन सी उपभाषा किस अपभ्रंश से निकली है और उस हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं ये आपको बताया गया है। याद रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिससे आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिमी हिंदी का जन्म किससे हुआ, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। और सौरसेनी अपभ्रंश से और क्या जन्मी है और कौन सी उपभाषा जन्मी है, तो राजस्थानी हिंदी। यानी राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। पूछा जाएगा कि पहाड़ी हिंदी का अपभ्रंश क्या है, तो खस अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से किस हिंदी की उपभाषा का जन्म हुआ है, तो बिहारी हिंदी का। ये याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, पश्चिमी हिंदी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। मैंने बताया कि पश्चिमी हिंदी का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं। 5 बोलियों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए
पश्चिमी हिंदी। मैंने बताया कि इसके अंतर्गत जो है 5 बोलियां हैं। ये 5 बोलियां हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। यानी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, बुंदेली बोली, कन्नौजी बोली, हरियाणवी बोली। आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, तो 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। आइए चलते हैं सबसे पहले खड़ी बोली के बारे में। खड़ी बोली, इसे भोलानाथ तिवारी और राहुल सांकृत्यायन कौरवी बोली भी बोलते हैं। देखिए, भोलानाथ तिवारी और राहुल सांकृत्यायन कौरवी बोली बोलते हैं। कौरवी बोली, कौरवी बोली का जो अर्थ हुआ कुरु प्रदेश की बोली। प्राचीन काल में यह कुरुक्षेत्र नाम का राज्य था। महाभारत के समय में कुरु राज्य के बारे में सुने होंगे, खासकर दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था। तो मेरे कहने का मतलब कि भोलानाथ तिवारी और राहुल सांकृत्यायन खड़ी बोली को कौरवी बोली भी बोलते हैं। 18 बोलियों में सबसे शुद्ध माना गया है। खड़ी बोली 18 बोलियों में सबसे शुद्ध है, सबसे शुद्ध। इसका जो क्षेत्र है, खासकर दिल्ली के आसपास, देखिए इसका क्षेत्र है देहरादून का मैदानी भाग, देहरादून का मैदानी भाग, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, मेरठ, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, बिजनौर। मित्रों, खड़ी बोली का क्षेत्र है देहरादून का मैदानी भाग। पहाड़ी भाग नहीं, एक जिले में 2 बोली हो सकती है। पहाड़ी भाग में यानी देहरादून के पहाड़ी भाग में गढ़वाली बोली चलती है। तो खड़ी बोली का क्षेत्र है देहरादून का मैदानी भाग, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, मेरठ, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद और बिजनौर। अब खड़ी बोली के बारे में हम विस्तार से और कुछ देखते हैं। देखिए, यही बोली हिंदी भाषा बन गई है। मैंने बताया कि आज जिसे हम हिंदी कहते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, वो दरअसल पहले एक बोली थी, सबसे शुद्ध बोली थी। इस बोली को चयन किया गया, इसका शुद्ध रूप दिया गया, व्याकरण से इसे बांधा गया। इसको परिनिष्ठित हिंदी कहा गया है। यानी परिनिष्ठित हिंदी का मतलब है कि जिस बोली को व्याकरण के नियमों से परिष्कृत किया गया है, परिष्कृत किया गया, शुद्ध किया गया है, वो परिनिष्ठित हिंदी कहलाती है। तो खड़ी बोली पहले बोली थी, उसको परिनिष्ठित किया गया, व्याकरण के नियमों से शुद्ध किया गया, उसको फैलाया गया। आज जिसे हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषा कहते हैं, आरंभिक दौर में आज से 150-200 साल पहले एक इन क्षेत्रों की बोली थी, क्योंकि सबसे शुद्ध बोली है। अब आते हैं खड़ी बोली का जो प्रथम कवि अमीर खुसरो। खड़ी बोली का प्रथम कवि
अमीर खुसरो को कहा गया है। हालांकि अमीर खुसरो के बाद खड़ी बोली में रचना नहीं के बराबर हुई। भक्ति काल में कविता की भाषा ब्रजभाषा और अवधी रही। रीति काल का लगभग सारा का सारा साहित्य ब्रजभाषा में है। इसमें प्रश्न आएगा कि खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन था, तो अमीर खुसरो है। आज की जो हमारी हिंदी है, हिंदी भाषा है, किस बोली का शुद्ध रूप है, तो खड़ी बोली का, कौरवी बोली का। अब आते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा। ब्रजभाषा यानी ब्रज क्षेत्र की भाषा। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा मित्रों कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बोली है। खासकर यूपी के एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बोली कौन सी है, तो ब्रजभाषा। यूपी की सबसे बड़ी बोली, याद रखिएगा, ब्रजभाषा। ब्रजमंडल का जो क्षेत्र है उसके आसपास यह भाषा बोली जाती है। हम इसके बारे में और भी कुछ बताएंगे, पहले इसका क्षेत्र देख लीजिए। देखिए, इसका क्षेत्र है मथुरा, वृंदावन, आगरा, धौलपुर, एटा, मैनपुरी, बरेली, बदायूं, हाथरस इत्यादि। ये जो है ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं। खासकर मथुरा, वृंदावन और आगरा, ये ब्रजभाषा के मेन क्षेत्र हैं, जो इसको बोलते हैं हृदय क्षेत्र ब्रजभाषा का। ये सभी यूपी का है, लेकिन धौलपुर जो है ये राजस्थान में है। धौलपुर राजस्थान में है, लेकिन यहां ब्रजभाषा बोली जाती है। मथुरा, वृंदावन, आगरा, धौलपुर, एटा, मैनपुरी, बरेली, बदायूं, हाथरस। अब हम ब्रजभाषा के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। ब्रजभाषा, सबसे महान कवि, ब्रजभाषा के सबसे महान कवि सूरदास हुए हैं। पहली रचना, ब्रजभाषा की पहली रचना प्रद्युम्न चरित। प्रद्युम्न चरित ये जो है सुधीर अग्रवाल का लिखा गया है। सुधीर अग्रवाल। इसमें प्रश्न आएगा कि ब्रजभाषा के सबसे महान कवि कौन है, तो सूरदास है। ब्रजभाषा की पहली रचना कौन सी है, तो प्रद्युम्न चरित। इसके सुधीर अग्रवाल की पुस्तक है। रीतिकाल का सारा साहित्य, रीतिकाल का सारा साहित्य ब्रजभाषा में है। हालांकि भक्ति काल में ब्रजभाषा प्लस अवधी, रीति काल में जो कविता की भाषा थी ब्रजभाषा और अवधी। मैंने बताया कि तुलसीदास जी अवधी और ब्रजभाषा दोनों में कविता लिखते थे, लेकिन सूरदास हुए ब्रजभाषा के सबसे कवि हुए। रीतिकाल का सारे कवि ब्रजभाषा में कविता लिखते थे। केशवदास, बिहारी लाल, भूषण, मतीराम, देव, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो आधुनिक युग के कवि थे। ब्रजभाषा के अंतिम प्रमुख कवि पद्माकर हुए। ये सभी ब्रजभाषा के कवि थे। तो ब्रजभाषा जो है की विशेषता ओ का अंत है, अंत में ओ लगता है, जिससे मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए हो, या मैया मोहे दाऊ बौद्ध खिंचाए हो। ब्रजभाषा जो है ओ का अंत है,
ब्रजभाषा ओकारांत है। ब्रजभाषा का साहित्य अत्यंत समृद्ध है। कई सौ साल तक कविता की भाषा ब्रजभाषा रही है। पहले कविता ब्रजभाषा में लिखी जाती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से गद्य और पद्य की जो भाषा है खड़ी बोली कर दी है। ब्रजभाषा में कविता भारतेंदु और द्विवेदी युग तक भी लिखा गया। भारतेंदु युग में कविता की भाषा ब्रजभाषा थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य की भाषा खड़ी बोली की है। हालांकि द्विवेदी युग जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से रखा गया है, द्विवेदी युग में भी ब्रजभाषा में कविता लिखी जाती थी। कुछ कवि ब्रजभाषा में कविता लिखते थे, लेकिन उन्होंने इस परंपरा को बंद करा दिए और छायावाद आते आते तो गद्य और पद्य की भाषा खड़ी बोली ही बन गई। चलिए अब चलते हैं बुंदेली के बारे में। बुंदेली बोली ये जो है इसका क्षेत्र यूपी और एमपी है। बुंदेली बोली यूपी और एमपी में चलती है। मित्रों, इसमें जरूरी बातें बताना चाहता हूं कि यह एमपी की सबसे बड़ी बोली है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बोली। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बोली तो बुंदेली। बुंदेली बोली भी ओकारांत ही है। हालांकि बुंदेली बोली पर ब्रजभाषा का भी प्रभाव है और ये भी ओकारांत है। यूपी और एमपी में बोली जाती है। एमपी की सबसे बड़ी बोली है। इसका जो क्षेत्र है झांसी, दतिया, ललितपुर, ओरछा, सिवनी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर इत्यादि। जगनीक का जो परमाल रासो है बुंदेली बोली में। बहुत पूछता है कि जगनीक कवि का जो परमाल रासो है आदिकाल या वीरगाथा काल का एक अत्यंत प्रमुख ग्रंथ रासो काव्य है परमाल रासो। ये बुंदेली बोली में है। परमाल रासो ये याद रखना है। परमाल रासो जगनीक का लिखा हुआ, जगनीक कवि जगनीक, ये जो है बुंदेली बोली में है। बहुत पूछता है बुंदेली बोली। ठीक है, अब आते हैं कन्नौजी बोली जो कन्नौज के आसपास चलती है। कन्नौजी बोली कन्नौज के आसपास। कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास गंगा के किनारे है। इसी शहर के नाम पर इस बोली का नाम पड़ा है। इसका जो क्षेत्र है कन्नौज, कानपुर, पीलीभीत, ये कन्नौजी बोली के क्षेत्र हैं। इसमें साहित्य नहीं है। हिंदी की जो 18 बोलियां हैं उसमें मुख्य रूप से 3 बोली में ही साहित्य है। अवधी में, ब्रजभाषा में और मैथिली बोली में। खड़ी बोली में अमीर खुसरो के बाद किसी ने रचना नहीं की, तो बुंदेली मतलब कन्नौजी बोली में साहित्य नहीं है। अब आते हैं हरियाणवी बोली। हरियाणवी बोली, इसको बांगरू बोली भी बोलते हैं। बांगरू बोली, कहीं कहीं इसका नाम जाटू बोली भी बोलते हैं। जाटू बोली। इसका जो क्षेत्र है हरियाणा, इसके हरियाणा का जो मेन क्षेत्र है रोहतक,
हरियाणवी बोली का क्षेत्र है रोहतक, पानीपत, सिरसा, भिवानी, जींद, हिसार, ये हरियाणवी बोली का मेन क्षेत्र है। ऐसे हरियाणवी बोली का लगभग हरियाणा में चलती है, लेकिन ये इसके मेन क्षेत्र है। फॉर एग्जाम्पल जो है गुड़गांव है, गुड़गांव एनसीआर में आ जाता है, यहां मिक्स है हरियाणवी बोली। आप लोग हरियाणवी बोली के सबसे बड़े कवि लक्ष्मी चंद का नाम सुने होंगे। हालांकि जहां हिंदी साहित्य की बात आती है तो हरियाणवी बोली का साहित्य नहीं लिया जाता है, इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। हरियाणवी बोली के सबसे बड़े कवि लक्ष्मी चंद को कहा गया है। अब हम चलते हैं पूर्वी हिंदी के बारे में। मैंने बताया कि पूर्वी हिंदी इसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जिसे हम याद करने के लिए ABCB कह सकते हैं। A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। यानी पूर्वी हिंदी का जन्म अर्धमागधी वर्ण से हुआ है। इसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जिसे याद करने के लिए ABC याद रख लेना है। अब 6 भी बोल सकते हैं। सबसे पहले अवधी। अवधी का क्षेत्र है लखनऊ, फैजाबाद, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ इत्यादि। अवधी के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद हुए। मुल्ला दाऊद ये सूफी कवि थे, याद रखना, सूफी कवि थे। इनकी रचना का नाम है चंदायन। ये 1379 में लिखा गया है। चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की एक सूफी काव्य है, प्रेम कथा है। तो आपसे पूछा कि अवधी के प्रथम कवि कौन है? मुल्ला दाऊद है। मुल्ला दाऊद क्या थे? सूफी कवि थे। मुल्ला दाऊद की रचना का नाम क्या है? चंदायन। चंदायन का रचना काल है 1379, 1379। सारा सूफी काव्य अवधी में है, संपूर्ण सूफी काव्य अवधी में है। आप लोग मलिक मोहम्मद जायसी का नाम सुने होंगे, सबसे प्रमुख सूफी कवि हैं जायसी। इनकी रचना है पद्मावत, बहुत पूछता है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्रमुख सूफी काव्य कौन है, तो पद्मावत है, महाकाव्य है। और पद्मावत के कवि कौन है? जायसी। सबसे प्रमुख सूफी कवि जायसी है। इसके अलावा मित्रों अवधी के सबसे महान कवि जो हुए हैं तुलसीदास। तुलसीदास महान कवि, अवधी के सबसे बड़े कवि तुलसीदास हुए। इनकी रचना जो है रामचरितमानस है। रामचरितमानस अवधी में है। यह बहुत पूछा जाता है कि रामचरितमानस हिंदी की किस बोली में है, तो अवधी में है। कवि तुलसीदास हैं। तुलसीदास जी की पार्वती मंगल, जानकी मंगल भी अवधी में है। हालांकि तुलसीदास अवधी ब्रज भाषा दोनों में कविता करते थे। इनकी जो दूसरी प्रमुख रचना विनय पत्रिका है वो ब्रज भाषा में है। चलिए अवधी के बारे में हो गया। अब आते हैं बघेली। बघेली का जो क्षेत्र है रीवा, जबलपुर, सतना, शहडोल, यह बघेली का क्षेत्र है। हालांकि रीवा की जो बोली है इसको रेवाई भी बोलते हैं। हालांकि रीवा में बघेली चलती है, शुद्ध बघेली
का जो क्षेत्र है रीवा है। तो रीवा की बोली को रेवाई भी बोल देते हैं। इसमें साहित्य न के बराबर है। मैंने बोला कि हिंदी की जो 18 बोलियों में 3 बोली का ही साहित्य है, ब्रजभाषा का है, अवधी का है और मैथिली का है। ब्रजभाषा और अवधी के बारे में आपको बता चुका हूँ। हम जब मैथिली बोली पे आएंगे, मैथिली बोली बिहार में बोली जाती है, तो हम मैथिली साहित्य के बारे में थोड़ा परिचय आपको देंगे। खैर, बघेली बोली। अब आते हैं छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी का बोली का क्षेत्र छत्तीसगढ़ है। जिले हैं सरगुजा, कांकेर, कोरबा, राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर इत्यादि। ये छत्तीसगढ़ी बोली का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है। अब आते हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी यानी बिहार में जो हिंदी बोली जाती है, यह 3 बोलियों का समूह है। बिहारी हिंदी, मैंने बताया बिहारी हिंदी जो है मागधी अपभ्रंश से निकली है। इसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं, बिहार की 3 बोलियां। यह है मगही, मैथिली और भोजपुरी। सबसे पहले मगही। मगही ये जो शब्द है मित्रों, मगध से निकला है। प्राचीन काल में दक्षिण बिहार में मगध नाम का एक जनपद था, एक राज्य था, जिसके बारे में इतिहास में आप खूब पढ़े होंगे। तो मगही शब्द मगधी से निकला है। मगही बोली का जो क्षेत्र है पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, रोहतास, ये मगही बोली का क्षेत्र है। इसमें साहित्य न के बराबर है। अब है मैथिली। प्राचीन काल में उत्तरी बिहार में मिथिला नाम का एक जनपद था। रामायण की सीता जी, माता सीता मिथिला की थी, इसलिए उनको मैथिली भी कहा गया है। लेकिन खैर, हम यहाँ मैथिली का मतलब मैथिली बोली यानी मिथिला क्षेत्र की बोली। इसके मैथिली का जो क्षेत्र है मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर इत्यादि ये मैथिली बोली के मेन जिले हैं। मैथिली बोली उत्तरी बिहार में चलती है। बड़ी मीठी बोली है। मैथिली बोली बड़ी मीठी बोली है। मैथिली बोली का साहित्य भरा हुआ है। मैथिली के सबसे महान कवि विद्यापति हैं, सबसे बड़े कवि विद्यापति। इनकी रचना आप लोग पदावली का नाम सुने होंगे। पदावली, प्रश्न आएगा मैथिली के सबसे बड़े कवि कौन है, तो विद्यापति है। विद्यापति की पुस्तक का नाम क्या है मैथिली में, तो पदावली है। ठीक है। और मित्रों, आधुनिक युग में बाबा नागार्जुन, हिंदी कवि बाबा नागार्जुन, कवि नागार्जुन यात्री नाम से मैथिली में कविता करते थे। बाबा नागार्जुन भी मैथिली में यात्री नाम से कविता करते थे। इनकी मैथिली की पुस्तक है पत्रहीन नग्न गाछ। पत्रहीन नग्न गाछ। हालांकि मैथिली बोली में रचना करने वाले अनेक कवि हैं। आधुनिक युग के बाबा नागार्जुन और मैथिली के सबसे बड़े कवि जो हैं विद्यापति। तो मित्रों, आज भर इतना ही। बाकी जो रह गया राजस्थानी बोली, पहाड़ी हिंदी, हम उसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं
अभी जो हिंदी की 3 उपभाषाएं, उसकी बोलियां, उसका क्षेत्र जो बताया, मैं उम्मीद करता हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। शेष जानकारी अगले वीडियो में, हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। नमस्कार।